नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन महाजनपद की बात करेंगे, कंबोज। जी। आपको याद होगा 16 महाजनपदों में से एक, जिनका जिक्र पुराने ग्रंथों में बार बार आता है। हाँ, बिल्कुल। एक अहम महाजनपद है। हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं, कुछ पुराने साहित्य से, कुछ नोट्स हैं, गाइड है और एक ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट भी। जी। तो आज कोशिश रहेगी कि इन सबसे कंबोज की कहानी के जरूरी हिस्से निकालें। मतलब ये था कहाँ, क्या पहचान थी, कैसे बदली और इतिहास में क्या जगह रही इसकी। हाँ, और इसमें वो विरोधाभास भी है ना? हाँ, वही। कि एक जमाने में जिसे वैदिक संस्कृति का केंद्र माना, बाद में उसी को असभ्य कहने लगे। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन, ये कंबोज था कहाँ असल में? देखिए, ज्यादातर स्रोत इसे भारत के उत्तर पश्चिम में बताते हैं। उत्तर पश्चिम? हाँ, मतलब आज के हिसाब से। हाँ, मतलब कश्मीर से लेकर हिंदुकुश पर्वत तक का जो इलाका है। प्राचीन उत्तरापथ पर। उत्तरापथ, हाँ, व्यापार का रास्ता। बिल्कुल। और गांधार के पड़ोस में होने का भी जिक्र है। कनिंघम ने तो राजौरी को ही प्राचीन राजपुर माना है, जो शायद कंबोज का एक मुख्य शहर रहा हो। अच्छा, राजौरी। और कालिदास ने अखरोट के पेड़ों का जिक्र किया है वहां का। जी। तो महाभारत, राजतरंगिनी, अशोक के शिलालेख, यहाँ तक कि चीनी यात्री युआनच्वांग भी सब इसी तरफ इशारा करते हैं। तो लोकेशन काफी साफ है, उत्तर पश्चिम में एक अहम जगह। हाँ, और लोकेशन की वजह से ये व्यापार और शायद सैनिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण रहा होगा। और यहीं से बात संस्कृति की तरफ आती है, जो थोड़ी पेचीदा लगती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वंश ब्राह्मण जैसे पुराने ग्रंथ कहते हैं कि वैदिक काल में तो ये आर्य संस्कृति का एक केंद्र था। कंबोज, औपमन्यव जैसे विद्वान हुए वहां। बिल्कुल सही। शुरू में इसकी प्रतिष्ठा काफी ऊंची थी, लेकिन बाद में तस्वीर बदल गई। कैसे बदली? ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सभ्यता का केंद्र पूर्व की तरफ गंगा घाटी की ओर बढ़ा, कंबोज थोड़ा मुख्यधारा से अलग समझा जाने लगा। अच्छा। हाँ, बाद के जो स्रोत हैं, जैसे यास का निरुक्त है, मनुस्मृति है, बौद्ध जातक कथाएं हैं। हाँ, भूरी दत्त जातक में भी है शायद जिक्र। जी। और युआनच्वांग ने भी लिखा है। इन सब में कंबोज के लोगों के रीति रिवाजों को थोड़ा अलग बताया गया है। कहीं कहीं तो हिंसक प्रवृत्ति का भी कहा गया है। और भाषा भी अलग बताई है। हाँ, कि उनकी बोली आर्य भाषा से कुछ अलग थी। मनुस्मृति ने तो उन्हें दस्यु और म्लेच्छ तक कह दिया। म्लेच्छ, ये तो काफी नकारात्मक शब्द था। जी, उस समय ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो वैदिक परंपरा से बाहर माने जाते थे। महाभारत में उनके पहनावे, मतलब मुंडे हुए सिर और लंबी दाढ़ी का भी जिक्र है। तो मतलब बाहरी दुनिया की नजर में उनकी छवि बदल गई पूरी तरह। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे समय और दूरी के साथ किसी समुदाय की पहचान को देखा और बताया जाता है। तो फिर अगर संस्कृति पर सवाल उठने लगे, तो कंबोज की अपनी क्या चीज मशहूर थी? किस लिए जाने जाते थे वो? हाँ, उनकी कुछ चीजें बहुत मशहूर थीं। सबसे पहले तो घोड़े। वाल्मीकि रामायण, राजतरंगिणी दोनों में कंबोज के शानदार घोड़ों का जिक्र है। अच्छा, घोड़े। और कंबल। यास्क ने उनके कंबलों की बात की है, बल्कि कंबोज शब्द का एक मतलब सुंदर कंबलों वाले से भी जोड़ा जाता है। कमाल है। और अखरोट तो थे ही। जी, अखरोट में। और एक और जरूरी बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। हाँ, वो वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ वाला। बिल्कुल। वार्ता यानी खेती, पशुपालन, व्यापार, और शस्त्र मतलब हथियार या युद्ध। तो ऐसे लोग जो दोनों से अपना जीवन चलाते थे। तो मतलब खेती भी करते थे और लड़ाके भी थे। हाँ, ये उनकी मिलीजुली अर्थव्यवस्था और शायद उनके लड़ाकू स्वभाव की तरफ भी इशारा करता है। तो फिर शासन कैसा था वहां? राजा थे या कुछ और? यहाँ भी थोड़ी मिलीजुली तस्वीर है। महाभारत में तो राजाओं के नाम आते हैं, सुदर्शन, चंद्रवर्मन। हाँ। लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि मौर्य काल से ठीक पहले कंबोज में संघ व्यवस्था थी, यानी गणराज्य। अच्छा, तो राजा भी और गणराज्य भी, ये कैसे? हो सकता है अलग अलग समय पर रहा हो, या शायद कंबोज के अलग अलग हिस्सों में। कौटिल्य का जिक्र ये बताता है कि मौर्यों से पहले वहां गणराज्य जरूर थे और फिर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हाँ, ऐसा लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अशोक के शिलालेखों में भी कंबोज का जिक्र है, उनके सीमावर्ती राज्य के तौर पर। और बाद में? बाद में 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य ने भी इसे जीता था, इसका जिक्र मिलता है। और महाभारत युद्ध में वो किसके साथ थे? स्रोतों के अनुसार कंबोजों ने कौरवों का साथ दिया था। द्रोण पर्व में वर्णन है। तो धीरे धीरे इनकी अपनी अलग पहचान वो खत्म होती गई। हाँ, ऐसा ही लगता है।
11वीं-12वीं सदी तक नाम तो मिलता है, पर ज्यादातर कश्मीर के संदर्भ में। कल्लण लिखते हैं कि ललितादित्य ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। तो कश्मीर में ही विलीन हो गया एक तरह से। जी, धीरे धीरे उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान खत्म हो गई। तो अगर हम सार देखें, कंबोज उत्तर पश्चिम का एक महत्वपूर्ण जनपद था, कश्मीर से हिंदुकुश तक फैला हुआ। अपने घोड़ों और कम्बलों के लिए मशहूर। हाँ, और अखरोट भी। सांस्कृतिक पहचान बदलती रही, वैदिक केंद्र से म्लेच्छ कहे जाने तक। और राजनीति में राजशाही भी रही, गणराज्य भी। जी, और आखिर में ये मौर्य और फिर कश्मीरी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन एक बात और है, इतिहासकार एल्फिंस्टन ने लिखा है हाँ, कि आज भी जो अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास का इलाका है, जिसे पहले काफिरिस्तान कहते थे, वहां कुछ कबीलों के नाम मिलते हैं कंबोजी, कमोज, कमोजे। अच्छा, तो पुराने कंबोज की कोई कड़ी। शायद, कौन जाने। पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे राज्यों के मिटने के बाद भी उनकी यादें, उनके नाम लोगों के बीच कहीं ना कहीं जिंदा रह जाते हैं, सदियों तक। हाँ, ये तो है। इतिहास की परतें वाकई बहुत गहरी होती हैं। गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।